पूरी दुनिया ईरान मामले पर स्थायी शांति के इंतजार में थी, लेकिन 24 घंटे पहले अचानक ईरान और इजरायल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। हालात ऐसे हो गए मानो 100 दिन पहले युद्ध जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच रहा है। 2 महीने पहले जिस सीज फायर का ऐलान हुआ था वो लगभग टूटने के कगार पर पहुंच गया। खाड़ी क्षेत्र में भारी तबाही के बादल फिर से मंडराने लगे। लेकिन इससे पहले कि हालात बेकाबू होते, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों को तुरंत एक दूसरे पर हमले रोकने का फरमान सुना दिया। दोनों देशों ने हमला रोक भी दिया। इस दौरान ईरान ने साफ तौर से कह दिया कि उसने ना तो रणभूमि छोड़ी है और ना ही बातचीत का रास्ता छोड़ा है। सवाल यह उठता है कि अब आगे की तस्वीर यहां से कैसी दिखती है। क्या दोनों देश एक दूसरे पर हमला रोकने का जो ऐलान किए हैं वो लंबे समय तक इसी पर टिके रहेंगे या फिर दोनों एक दूसरे पर हमला करने की ताक में रहेंगे? आवाज अड्डा में करेंगे आज इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राव। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़े विशेष मेहमान पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब, ऑयल एंड जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, यूएसए से जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कमर आगा साहब जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शुरुआत प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब से करना चाहूंगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में अचानक से हालात बदले और अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐलान और फिर जाकर के दोनों रुक गए, ये क्या इशारा करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को लगा कि हालात बेकाबू हो जाएगा, हमारे हाथ से भी बाहर जा रहा है, या फिर दोनों सांस लिए हैं अगले चरण के दौड़ के लिए? लक्ष्मण जी, 2 या 3 चीजें जो इसमें खास है समझना। सबसे पहले तो ये कि काफी समय तक आप देखें ईरान जो है, जिनको हम प्रॉक्सीज कहते हैं, केवल उन्हीं का इस्तेमाल करता था। और अब हमने देखा कि एकदम जो एस्केलेशन शुरू हुआ वो न केवल सीधा टकराव इजराइल और ईरान में था, पर उसमें उसके प्रॉक्सीज भी सभी जुड़े हुए थे। मतलब ये कि ये केवल द्विपक्षीय युद्ध नहीं है, ये एक तरह से पूरा क्षेत्रीय युद्ध की नजर से, और अचानक फिर एस्केलेट हो सकता है, तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात कि जिस तरह ईरान ने कहा कि हम अभी एक तरह से युद्ध को रोकेंगे, पर यदि इजराइल के हमले होते रहे तो हम बराबर उसका जवाब देंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक नया कोशिश जो है वो ये कि राजनीतिक तरीके से, कूटनीति के तरीके से, डिप्लोमेसी की बातचीत जब आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ बिल्कुल पैरेलल सैन्य बल का भी बराबर इस्तेमाल हो रहा है। कि ये नहीं कि युद्ध बंद होने पर बातचीत शुरू होगी, बातचीत भी चल रही है और युद्ध भी साथ में चल रहा है। तो ये जो पीस टॉक्स और डिटरेंस की बात है, ये बराबर आमने सामने चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो थोड़ा सा ये इतिहास से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इतिहास में अक्सर देखा गया पूरे मध्य पूर्व एशिया में कि यहां पर युद्ध जो है वो राजनीतिक तरीके से बंद नहीं होते हैं, बल्कि सैन्य बल का एक हताश के बाद उसको बंद कर दिया जाता है, जबकि जो ठोस मुद्दे हैं वो बरकरार रहते हैं, तनाव बरकरार रहता है। कुछ सालों की एक तरह से संतुलन या एक तरह की शांति कह सकें उसको, तो वो बनी रहती, फिर से युद्ध वापस शुरू हो जाता है। तो इतिहास में इजराइल ने लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ एक के बाद एक युद्ध किए हैं। और तीसरी और आखिरी बात, ईरान ने कहा कि ये पूरा जो ये कारण है, इसके पीछे ब्लेम उन्होंने किया राष्ट्रपति ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने कहा 8 अप्रैल की जो युद्ध विराम हुआ था, एक तरह से जो समझ साझा हुई थी, उसमें गारंटर तो यूनाइटेड स्टेट्स था। तो ये क्या हमें एक और नई चीज इस क्षेत्र के बारे में समझाता है कि अमेरिका इस क्षेत्र के तनाव, टकराव और सैन्य बल और युद्ध में शामिल तो होगा, पर वो काफी नहीं होगा। तो इस तरह से अमेरिका की सीमाएं जो हैं वो लगातार इस पूरे क्षेत्र में सामने आई हैं, और समझ आया है कि जितना भी शक्तिशाली हो अमेरिका, इस क्षेत्र को वो दिशा निर्देशन देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। और खास तरह से जिस तरह से ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल किया है, तो ये न केवल द्विपक्षीय है और क्षेत्रीय बन जाता है, इस तनाव का पूरा असर पूरे विश्व पर है
और जो कम विकसित देश हैं उन पर बहुत ज्यादा खासकर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है। तो कई नए पहलू हमारे सामने अभी पिछले 100 दिन में आए हैं जब ये तनाव टकराव लगातार बना रहा है। पर उससे क्या आपने पूछा कि अब कुछ शांति बनने की उम्मीद कर सकते हैं? यदि इतिहास में देखें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिर ये एक तरह से हताश होकर थक कर रुकने वाली बात होगी। क्योंकि जो खास मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है कि पश्चिमी देश नहीं चाहते, खासकर अमेरिका नहीं चाहता, ट्रंप खुद नहीं चाहते कि कभी भी भविष्य में ईरान के पास परमाणु अस्त्र हो, क्योंकि यदि वो होंगे तो पूरा जो संतुलन इस क्षेत्र का है, जिसमें केवल इजराइल के पास परमाणु अस्त्र है, वो गड़बड़ा जाएगा और उससे जो है वो तनाव टकराव और भी खतरनाक हो सकते हैं आने वाले समय में। और उस पे कोई समझ अभी बनने की उम्मीद सामने आ नहीं रही। तो मतलब ये कि जो टकराव है वो लगातार बने रहेंगे, सैन्य बल का प्रयोग कभी कभी रुकेगा, कभी फिर शुरू हो जाएगा, और कभी कभी ये अंतराल कुछ महीनों का नहीं, कुछ सालों तक का भी हो सकता है। पर ये बराबर सैन्य बल का टकराव कहीं जाने वाला नहीं है। फिलहाल इसके कोई ऐसे संकेत नहीं है। फिलहाल इसके कोई ऐसे संकेत नहीं है। एम्बेसडर, बिल्कुल, दरअसल आप कह रहे हैं कि यहाँ की जनता, अमेरिका की जनता बिल्कुल इस वॉर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। सिर्फ एक ही चीज है कि न्यूक्लियर IRGC, इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये एक बड़ा स्टिकी पॉइंट है और यही एक वजह है जिसपे बातचीत होते होते फेल होती चली गई। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, न्यूक्लियर वाले मामले पर मुझे लगता है कि जब 28 फरवरी को ये पूरा युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से लेकर के अब तक जब जो स्थिति पहले ईरान की थी, ईरान ने अपने स्टांस में भी, अपने रुख में भी थोड़ी सी नरमी दिखाई है। बीच का रास्ता दिखता है कि हम न्यूक्लियर जो हमारे इनरिच यूरेनियम है उसको हम हटा सकते हैं, कहीं दूसरे देश पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर तीसरी एजेंसी के सामने हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो अब बहुत स्टिकी पॉइंट होगा, या फिर लगता है कि उसका रास्ता दिख जाएगा? लक्ष्मण जी, सबसे जो जटिल मुद्दा इस युद्ध में खासकर अमेरिका या राष्ट्रपति ट्रंप के लिए है, वो यही है उनकी धारणा कि उनको ये गारंटी करना है कि ईरान कभी भी परमाणु शस्त्र ना बना पाए। उसकी चिंता सबसे ज्यादा उनको है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का उदाहरण हमने देख लिया कि जब परमाणु अस्त्र किसी देश के पास होते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप को 3 बार उनसे शिखर वार्ता करने एशिया आना पड़ता है, जिसके नतीजे फिर भी कुछ नहीं निकलते हैं। इसलिए उस तरह की हालात बनने से उसको रोकना सबसे ज्यादा अमेरिका को लगता है कि जरूरी है कि परमाणु अस्त्र ना हो ईरान के पास। आपने ठीक कहा कि उसको लेकर थोड़ा लचीलापन तेहरान की तरफ से देखा गया है। अमेरिका कह रहा है कि अगले 20 साल तक आप एनरिचमेंट ना करें। ईरान ने कुछ संकेत दिया कि शायद 5 साल तक वो इस तरह का एनरिचमेंट करने पर रोक लगाने को शायद सहमति दे सकता है। वो इसलिए भी संभव है कि जितना उसके पास पहले से ही एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 60% तक का एनरिच्ड है, उसको कम करके 3.67% लाने के बाद वो करीब 10 साल तक उसको फ्यूल नहीं चाहिए, वो अपने आप उसी को इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि उसके परमाणु यंत्र तंत्र जो उनके पावर जनरेशन है वो कामयाब चलता भी है, नहीं चलता वो अलग बात है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है अमेरिका के लिए, और उसका कोई सीधा रास्ता अभी तक सामने नहीं आया। और खासकर हम ये भी मानते हैं कि जब किसी भी राष्ट्र के पास ये परमाणु विज्ञान का जो ज्ञान आ जाता है तो उसको भुला नहीं सकते। वो तो याद रहेगा उसको, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो कोशिश करेगा और बना पाएगा हथियार, जब उसको लगेगा कि उसका जो खामियाजा है वो उतना ज्यादा दर्दनाक नहीं है और उसके लिए ये विकल्प संभव है तो वो करेगा उसको। पर एक चीज जो बहुत खास आज है कि ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने इजराइल और ईरान दोनों को कहा कि युद्ध को रोक दें। उसके बाद हमने सुना कि जो वहां का IRGC की तरफ से कमेंट आया तेहरान से कि हमने युद्ध रोक दिया है, पर यदि फिर से हम पर हमला होगा तो फिर से हम युद्ध करेंगे। तो एक तरह से लगता है कि संतुलन या कुछ संयम का एक संकेत मिला है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर किसी खेमे से, मैं थोड़ी सी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हर किसी खेमे से परिभाषाएं अलग अलग आ रही हैं। सबसे पहले हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम तो जो युद्ध विराम हुआ है, बातचीत हुई है लेबनान इजराइल की, उसमें हम थे ही नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं। ईरान कह रहा है कि यदि आप हिजबुल्लाह पे या बैरूत पर हमला करेंगे तो हमारा युद्ध वापस शामिल होगा।
दो नए चीज ये हुए हैं कि हाउदी अब कह रहे हैं कि ना हम केवल इजराइल पर हमला करेंगे बल्कि लाल सागर में जहाजों का आवागमन जाना भी हम रोक सकते हैं। और आखिरी बात, इराक में जो खुर्दिश लोग हैं, उनका वहां खुर्दिश पशमेरगा जो फोर्सेस हैं, उन पर भी दो ड्रोन गिरे हैं, उनके अपोजिशन के गुट वहां है, उन पर तो कई नए गुट उसमें अब शामिल आते हुए नजर आएंगे। उनका क्या सोच है, क्या इसके प्रति उनका रिएक्शन है, वो भी सामने नहीं आया। तो लगातार इसके नए पहलू खुलते हुए सामने आ रहे हैं जो आसान नहीं है। हालांकि परमाणु अस्त्र ईरान ना बनाए, ये सबसे केंद्र में बड़ा मुद्दा ये है, पर उसके साथ कई और अलग मुद्दे क्योंकि बड़े जटिल तरह से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम सभी शायद कह रहे हैं कि इसका समाधान नहीं हो रहा। नया यह है कि अमेरिका की संसद में एक कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है, उसकी अभी अभी रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, यह सरकारी दस्तावेज है, उसमें कहा कि अमेरिका की तरफ से $100 बिलियन से ज्यादा इस पर खर्च हो चुका है। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात यह भी कही कि जिसको हम फ्रेंडली फायर कहते हैं अंग्रेजी में, 48 मतलब 48 लड़ाकू विमान अमेरिका के समाप्त मतलब हिट हो चुके हैं, नुकसान हो चुका है उनको। और उनके हम जो बड़े युद्धपोत हैं एयरक्राफ्ट के, युद्धपोत जो है उनके नुकसान की भी बात हम सुन चुके हैं। तो ईरान का नया नुकसान नहीं हुआ। आप सबको पता होगा कि यह युद्ध शुरू होने से पहले भी 1.37 मिलियन रियाल $1 के थे, तो उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ। हाँ, विनाश और हुआ है, पर लगातार जो आर्थिक संकट है वो तो ईरान में 40-45 सालों से बना हुआ है। नया ये है कि आज तेल की कीमतें अमेरिका में बढ़ी हैं। वो हाँ। जी, दूसरी चीज सर मुझे लगता है कि ईरान कुछ